ये कहानी है समंदर की दुनिया की, जहाँ पर बहुत सारी जलपरियाँ रहती थी। उसी समंदर में एक सुंदर सी जलपरी अपनी 5 खूबसूरत बेटियों के साथ रहती थी। वो बहुत ज्यादा अमीर थी। उस जलपरी के पास तरह तरह के सुंदर हीरे और मोती थे। वहीं दूसरी तरफ जलपरी की 5 बेटियाँ बहुत ही शरारती थी। जब भी उनकी माँ घर पर नहीं होती तो वो 5 समंदर से बाहर आ जाती थी और जादुई मोतियों का हार पहनकर खुद को इंसानों में बदल लेती और फिर शहर में घूमा करती। ऐसे ही एक दिन वो 5 रूप बदलकर समंदर से बाहर आ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि इंसानों की जिंदगी इतनी मजेदार होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी माँ हमें हर वक्त इंसानों के बीच में जाने से मना करती है। अरे हमारी माँ बुढ़ी हो गई है, उसकी अकल पर जंग लग गया है, इसीलिए वो हमेशा बहकी बहकी बातें करती है। अगर हम अपनी माँ की बातें सुनते रहें तो हमारी भी जिंदगी उनकी तरह ही बकवास हो जाएगी। अरे वो देखो, सामने क्लब है, वहाँ पर सभी लोग नाच रही हैं। चलो हम भी वहाँ जाकर डांस करते हैं। अरे हाँ, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, चलो हम भी चलें। फिर वो 5 बहनें वहाँ से क्लब की तरफ जाने लगती हैं। वो क्लब में जाकर देखती हैं कि वहाँ पर सभी लड़के और लड़कियाँ डांस कर रही हैं। ये देखकर वो 5 भी झूम झूम कर डांस करने लगती हैं। उस क्लब में मौजूद दूसरी लड़कियों को देखकर वो 5 बहनें भी शराब पीने लगती हैं। अरे वाह, यहाँ का माहौल तो बहुत ही खुशनुमा है और सब लोग भी कितने अच्छे हैं। सच में ये किसी जन्नत से कम नहीं। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। उस दिन के बाद से वो 5 बहनें अपनी माँ से छुप छुप कर रोजाना क्लब में जाने लगती हैं और खूब शराब पीती और मस्तियाँ करना शुरू कर देती हैं। फिर एक दिन उनकी मुलाकात 5 लड़कों से होती है। वो सारी जलपरियाँ उन लड़कों से आकर्षित होकर उनसे दोस्ती कर लेती हैं। फिर 5 बहनें उन लड़कों के साथ मिलकर अलग अलग क्लब में जाकर पार्टियां करने लगती हैं। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन 5 जलपरियां आपस में बातें करती हैं। वो 5 लड़के बहुत अच्छे हैं, हम सभी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि हमें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम भी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जी सकेंगे, नहीं तो हमारी माँ की तरह वही बोरिंग लाइफ जीनी पड़ेगी। क्यों, सही कहा ना? हाँ, तूने सही कहा। मैं अभी यही सोच रही थी, हमें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह हमें इस बोरिंग जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा और हमें अपनी माँ की चिक चिक भी नहीं सुननी पड़ेगी। हाँ, तुम दोनों ठीक कहती हो, लेकिन पहले हमें उन लड़कों को अपनी असलियत बतानी पड़ेगी, वरना शादी के बाद अगर उन्हें हमारी असलियत पता चल गई तो वो हमें धोखेबाज समझेंगे और हमसे नफरत भी करेंगे। फिर अगले दिन वो 5 बहनें उन 5 लड़कों से एक पार्क में मिलती हैं। सुनो तुम 5, हमें तुम लोगों को अपना एक सीक्रेट बताना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जहाँ कहोगी हम वहाँ चलने को तैयार हैं। उनकी ये बात सुनकर 5 जलपरी बहुत खुश होती हैं। फिर अगले दिन वो उन 5 लड़कों को अपने साथ लेकर समंदर में बने हुए अपने घर पर ले आती हैं। समंदर में इतना सुंदर महल देखकर वो लड़की हैरान हो जाती हैं। अब तुम 5 अपना दिल थाम कर रखो और हमारा कमाल देखो। तभी वो 5 अपने असली जलपरी रूप में आकर उन्हें बता देती हैं कि वो 5 जलपरियां हैं। तो तुम लोगों ने देख लिया, हम आम इंसान नहीं बल्कि जलपरियां हैं, लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुमसे शादी भी करना चाहती हैं। तो क्या तुम लोग हमारी असलियत जानने के बाद भी हमसे शादी करोगे? उन जलपरियों के घर पर बहुत सारे हीरे जवाहरात को देखकर उन 5 लड़कों की नीयत खराब हो जाती है और वो बोलते हैं, तुम 5 जलपरी हो तो क्या हुआ, हम फिर भी तुमसे शादी करेंगे। ये सुनकर 5 बहनें खुशी से झूम उठती हैं।
फिर अगले ही दिन वो पांचों लड़के एक बड़े जादूगर को लेकर उन जलपरी बहनों के घर पहुंच जाते हैं। अरे तुम लोग इस जादूगर को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? तभी जादूगर अपनी शक्ति से उन पांचों बहनों को रस्सियों से बांध देता है। अब इन पांचों जल परियों को मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा और इनको हमेशा के लिए गुलाम बना लूंगा। तुझे इनके साथ जो करना है वो कर, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ इनकी दौलत चाहिए, दौलत। उसके बाद वो पांचों लड़के वहाँ पर पड़े हीरे जवाहरात को बड़ी बड़ी बोरियों में भर लेती हैं और यहाँ पांचों जल परियाँ अपने किए पर पछता रही होती हैं। अरे नहीं, हमारे साथ तो धोखा हो गया। हमारी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने अपनी माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। काश इस वक्त हमारी माँ यहाँ पर होती तो वो हमें बचा लेती। उसके बाद वो पांचों बहनें अपनी गलती पर अफसोस करके रोने लगती हैं। अब रोने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से हमेशा के लिए। ऐसा कहकर जादूगर उन पांचों को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उन पांचों जल परियों की माँ आ जाती है और अपनी बेटियों को मुसीबत में देखकर वो जल परी माँ गुस्से से लाल हो जाती है और उस जादूगर और उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए अपने गले से जादुई हार उतारती है। फिर उस हार को जादूगर और उन पांचों लड़कों पर फेंक देती है। हार के जादुई हीरो की शक्तियों से उन सभी के शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? हम तो बहुत छोटे हो गए। अरे जादूगर जल्दी कुछ करो, वरना इन जल परियों की माँ हमें नहीं छोड़ेगी। जादूगर कुछ करता, लेकिन तभी जल परी माँ उन सबको उठाकर कांच की बोतल में बंद कर देती है और अपनी पांचों बेटियों को रस्सियों से आजाद कर देती है। माँ, हम पांचों ने हमेशा आपका मजाक उड़ाया है। आपकी मना करने के बाद भी हम छुप छुप कर इंसानों के पास जाया करते थे, लेकिन आज हमें हमारी गलतियों का सबक मिल चुका है। आज के बाद हम सभी हमेशा आपकी बात मानेंगे। माँ, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरी बच्चियों, तुम पांचों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे इसी बात की खुशी है। उस दिन के बाद से वो पांचों बहनें हमेशा अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर ही चलती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी अपनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगती हैं। समुंदर के किनारे मछुआरों की भीड़ लगी थी। सभी मछुआरे मारो मारो चिल्ला रहे थे। तभी आकाश नाम का एक मछुआरा वहाँ पर आता है। हटो, सब हटो, छोड़ो इसे। अरे आकाश भाई, ये एक जल परी है। अगर इसे मारा नहीं तो ये हम सबको खा लेगी भैया। हाँ आकाश, अरे इसे मार कर इसके शरीर पर लगे सारे हीरे मोती हम उतार लेंगे। बहुत महंगे बिकेंगे। असली हीरे मोती से सजी हुई है। अरे भैया, ऐसी जलपरियाँ बहुत कम मिलती हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हिम्मत है तो इसे हाथ लगाकर दिखाओ। अरे तो इसे बचा क्यों रहा है? तेरी कौन लगती है ये एक जल परी है। इससे मत बचा, नहीं तो बहुत पछताएगा भैया। हट जा हमारे सामने से और इस जल परी को हमारे हवाले कर दे। तेरी कोई नहीं लगती है, हट जा आगे से, हट। कोई नहीं लगती ये मेरी। रुको, अभी बताता हूँ। आकाश के हाथ में एक चाकू था। वो उस चाकू से अपने अंगूठे को चीरकर अपने खून से जलपरी की मांग भर देता है। ये लो, ये अब से मेरी पत्नी है। आज से मैं इसका पति हूँ। अब इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अब इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। अब मेरे आगे से हट जाओ। आकाश जलपरी को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से अपने घर ले आता है। कोई भी मछुआरा उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं करता। जलपरी जख्मी हालत में थी। उसकी बदन पर चोटें आई थी। आकाश उसके जख्मों पर लेप लगाता है।
तभी आकाश की माँ मंदिर से आ जाती है। एक जल परी को अपने घर में देखकर वो घबरा जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो, तू इसे पत्नी बनाकर घर ले आया तो जानता भी है ये एक जल परी है, इंसान नहीं जानवर है। ये तेरी मती मारी गई थी जो मछुआरों से बचाने के लिए तू इसकी मांग में सिंदूर भरकर इसे घर ले आया। अभी के अभी तू इसे ले जा और समंदर में फेंक दे, नहीं तो। माँ, उस समय मछुआरों से बचाने के लिए मैंने इसकी मांग में सिंदूर जरूर भरा था और अभी मैं इसे समुद्र में नहीं छोड़ सकता। इसके जख्म अभी ताज़ा हैं, इनसे खून बह रहा है। इसके थोड़ा ठीक होने पर मैं इसे सब मछुआरों से बचाकर समुद्र में छोड़ आऊँगा। आकाश की माँ ये बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर आकाश घर से बाहर चला जाता है। अरे, हम तो रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, पर इसे क्या खिलाऊं? माँ जी, आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, मैं ये रोटी भी खा लूंगी। मैं जानती हूँ मेरे कारण आपको बहुत ही तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हिम्मत है तुम्हारी उठने की जो तुम पानी में तैर पाओगी? चुपचाप लेटी रहो। मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ जो तुम्हें इस हालत में घर से भेज दूँ। ये लो, चावल खा लो। अब पूरी पकवान तो हम तुम्हें खिला नहीं सकते, हमारे घर में रूखा सूखा ही बनता है। तभी आकाश भी घर वापस आ जाता है। अरे आकाश बेटा, तू आ गया। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, मैं मछलियाँ बेचने गया था, लेकिन सभी साथियों ने वहाँ बैठने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ गया हूँ, इसलिए वो मुझे मछलियाँ नहीं बेचने देंगे। अब सब एक हो गए हैं, तो मैं उनसे ज्यादा बोल भी नहीं सकता, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि काम कैसे चलेगा। अब पता भी नहीं, तूने भी सबसे बैर ले लिया। अब जल्दी से जल्दी इसे समंदर में छोड़ा ताकि सब तुझसे फिर से बात कर सके। माँ, धीरे बोलो, अगर जलपरी सुन लेगी तो उसे बुरा लगेगा। जलपरी आकाश और उसकी माँ की बातें सुन चुकी थी। आकाश के स्वभाव को देखकर जलपरी के मन में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। आकाश जब जलपरी को लेप लगा रहा था तो जलपरी की आंखों में आंसू आ गए। आकाश, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की और कहीं न कहीं तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा, तो मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हे मत्स्यलोक के ऋषिवर, मुझे श्राप मुक्त कीजिए। आपने मुझे कहा था कि जब कोई मनुष्य अपनी मर्जी से मुझसे विवाह करेगा तो मैं इस जलपरी के शरीर का त्याग कर दूंगी। मुझे इस शरीर से मुक्ति दीजिए, मैं वापस अपने मनुष्य रूप में आना चाहती हूँ। जलपरी आंखें बंद करके मत्स्यलोक के ऋषिवर को याद करती है और तभी वहाँ पर ऋषिवर प्रकट होते हैं। मीनाक्षी, मैं तुम्हें इस मत्स्य योनि से मुक्ति दे रहा हूँ। तुम वापस अपने मनुष्य रूप में आ जाओगी। मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त कर रहा हूँ। और फिर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। आकाश और उसकी माँ ये सब देखकर बहुत चौंक गए थे। तभी अचानक जलपरी मनुष्य के रूप में आने लगती है और जितने भी हीरे मोती उसके शरीर पर लगे हुए थे सब जमीन पर टूटकर गिरने लगते हैं। वो जलपरी बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। तुम कौन हो और ये सब क्या है? तुम तो कोई जादुई जलपरी हो। तुम लड़की में बदल गई। ये क्या जादू है? घबराइए नहीं, ये सच है। मैं जादू से एक जलपरी बन गई थी। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं अपने माता पिता के साथ जामपुर गांव में रहती थी। मेरे पिता तुम्हारी तरह ही एक गरीब मछुआरे हैं। एक दिन पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनकी जगह पर मछलियाँ पकड़ने समुंदर में चली गई। नाव पर मछलियाँ पकड़ते हुए अचानक मुझे लगा मेरे जाल में एक बड़ी मछली आई है
पर वो मछली नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुंदर हीरे मोती से सजी जल परी थी। उस जल परी ने मुझसे छोड़ने की प्रार्थना की, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैं उसे पकड़कर अपने साथ गांव ले जाने वाली थी कि तभी मत्स्य लोक के ऋषिवर वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने जल परी को जाल से छुड़ा दिया और मुझे श्राप दिया कि जिस तरह मैंने एक निर्दोष जल परी को परेशान किया है, इस तरह मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तब मैं रोने लगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर, ये कन्या नादान है, इसे क्षमा कर दीजिए। वैसे भी मैं तो अब सुरक्षित हूँ, आप अपना श्राप इसे मत दीजिए। मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, उसका दंड तो इस कन्या को भुगतना ही होगा। हाँ, जिस दिन इसे पीड़ित अवस्था में देखकर कोई युवक इसकी सहायता करेगा और इसकी मांग में सिंदूर भरेगा, उस दिन ये श्राप से मुक्त हो जाएगी और फिर ये अपने कन्या रूप में वापस आ जाएगी। और फिर आज मेरा श्राप खत्म हो गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है आकाश। ये मेरी तरफ से हीरे मोती तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। अब मैं चलती हूँ, ना जाने उनका क्या हाल होगा। पिछले कुछ वर्षों से वो मेरी तलाश कर रहे होंगे। मीनाक्षी, अब तुम इस घर की बहू हो, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। हम खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। माँ जी, आपने मुझे बहू कहा? मीनाक्षी, माँ ठीक कह रही है। तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी, इस घर की बहू बनकर, मेरी पत्नी बनकर। हम कल ही तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। मीनाक्षी के रूप में मानो आकाश के घर में लक्ष्मी का वास हुआ था। आकाश और उसकी माँ मीनाक्षी के साथ उसके माता पिता के घर जाते हैं। अपनी बेटी को जीवित और सुरक्षित देखकर मीनाक्षी के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारी बात उन्हें पता चलती है और वो अपनी बेटी और दामाद को बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिन अपने माता पिता के घर रुककर मीनाक्षी आकाश और अपनी सास के साथ वापस अपने घर लौट आती है और आकाश के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी परीलोक की है। परिदेश में रहने वाली जैस्मिन नाम की एक परी वहाँ पर स्कूल चलाया करती थी। फिर एक शाम जब वो अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में एक भयानक राक्षस उसे रोक लेता है। उस राक्षस का चेहरा दिखने में पूरी तरह से बदसूरत था। मुझे तेरे जैसी ही खूबसूरत परी की तलाश थी। तुझे मार कर मैं अपनी चुड़ैल को तेरा मांस खिलाऊंगा, फिर तेरे शरीर की सारी खूबसूरती मेरी चुड़ैल के अंदर आ जाएगी और वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। राक्षस की ये बातें सुनकर जैस्मिन परी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर तुम अपने स्वार्थ के लिए मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मेहरबानी करके मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं एक राक्षस हूँ, मैं बहुत ही मतलबी और बेरहम हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता हूँ। तेरे रोने धोने का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, समझी? उसके बाद वो राक्षस जैस्मिन परी को रस्सियों से बांध देता है और उसे जमीन में घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अपने जादुई गुब्बारों से जा रहा परिदेश का राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है। अरे ये क्या? ये दुष्ट राक्षस उस मासूम परी को घसीटते हुए ले जा रहा है। मुझे फौरन से उस परी को बचाना होगा। उसके बाद राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से हवा में उड़ते हुए उस राक्षस के सामने आ जाता है। फिर राजकुमार अपनी जादुई तलवार निकालकर राक्षस का रास्ता रोक लेता है। देख राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस परी को छोड़कर यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरा सर काट दूंगा। देख राजकुमार, बड़े दिनों की तलाश के बाद मुझे ये खूबसूरत सी परी मिली है।
अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। चल हट जा यहाँ से, वरना मैं अपने पंजों से तेरा सीना चीर दूंगा। लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो आगे आकर मेरा सामना कर। बस फिर क्या था, राजकुमार की ललकार सुनकर राक्षस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो राजकुमार पर हमला कर देता है। लेकिन राजकुमार बहुत ही फुर्तीला और बहादुर था। वो राक्षस को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और तलवार के एक ही वार से उसका सर काटकर अलग कर देता है। राजकुमार जी, अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये राक्षस मुझे जान से मार डालता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन परी की खूबसूरत आँखों में देखते ही राजकुमार उसके प्रेम में पड़ जाता है। सच में तुम्हारे जितनी खूबसूरत परी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की बात सुनकर जैस्मिन परी बहुत खुश हो जाती है। आप जैसे नेक और बहादुर राजकुमार को भला कौन सी परी इनकार कर सकती है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपने महल में लेकर जाता है। माँ, तुम हमेशा मुझसे कहती रहती थी ना कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। आज मुझे मेरी पसंद की परी मिल गई है। अब मैं इसी से शादी करूँगा। लेकिन जैस्मिन परी को देखते ही रानी परी गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे नालायक, ये तो रास्ते की कोई भिखारन है। तू इसे मेरी बहू बनाना चाहता है? नहीं नहीं, मैं इसे अपनी बहू नहीं बनाने वाली। अच्छा तो ठीक है माँ, मेरा भी फैसला सुन लो। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी परी से करूँगा, वरना मैं महल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तभी रानी परी की दासी पल्लवी धीरे से उसके कान में कुछ कहती है। पल्लवी परी की बात सुनते ही रानी परी मुस्कुराने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन मैं तेरी हर बात मानूंगी क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है। कल ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये सुनकर राजकुमार और जैस्मिन परी दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपनी जादुई शक्ति से हवा में उड़ाते हुए उसे उसके घर पहुंचा देता है। अब कल शाम को मैं इसी वक्त यहाँ बारात लेकर आऊँगा। उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। फिर राजकुमार वापस अपने महल चला जाता है। लेकिन उसी रात जैस्मिन परी से मिलने के लिए रानी परी की दासी पल्लवी परी आती है। सुनो बेटी, रानी परी बहुत ही दुष्ट है। उसने झूठ कहा था कि वो तुम्हारी शादी राजकुमार से करवाएगी। दरअसल वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। रानी परी तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ की कोई भी परी उनका सामना नहीं कर सकती। लगता है अब मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगी। वो दुष्ट रानी परी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर जैस्मिन परी राजकुमार को फोन करके उसे सारी बात बता देती है। जैस्मिन परी के कहने पर राजकुमार उसी वक्त जैस्मिन परी के घर पर आ जाता है। फिर पल्लवी परी उन दोनों को परी देश के एक जादूगर के पास ले जाती है। उसके बाद पल्लवी परी उस जादूगर को सारी बात बताकर उससे मदद मांगने लगती है। वो जादूगर बहुत ही दयालु और इंसाफ पसंद था। इसके बाद जादूगर राजकुमार और जैस्मिन परी को उड़ने वाला एक घोड़ा देता है। फिर जैस्मिन परी और राजकुमार उस पर जल्दी से बैठ जाते हैं। तभी जादूगर उनसे कहता है, अब ये घोड़ा तुम दोनों को हवा में उड़ाकर चांद के ऊपर ले जाएगा। वहाँ हम जादूगरों की एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सी बस्ती है। मैं अभी वहाँ फोन करके उनको सारी बात बता दूंगा। उसके बाद वो लोग तुम दोनों की शादी करवा देंगे। फिर वो जादुई घोड़ा राजकुमार और जैस्मिन परी को लेकर चांद की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो जादूगर चांद पर रहने वाले जादूगर और जादूगरनियों को फोन करके सारी बात बता देता है।
राजकुमार और जैस्मिन परी जब चांद के ऊपर पहुंचते हैं तो सभी जादूगर और जादूगरनियां उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। फिर सारी तैयारी करके वो सभी राजकुमार और जैस्मिन परी की शादी करवा देते हैं। रानी परी जैस्मिन परी और अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उधर जैस्मिन परी और राजकुमार दोनों चांद पर रहते हुए हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।